हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 11 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर। आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने गोरखपुर आंसर दिया है, उन सभी का आंसर सही है। इसके अलावा ये जो 3 जगह दी हुई हैं, ये भी रेलवे में कहीं न कहीं किसी न किसी ज़ोन के हेडक्वार्टर हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, मतलब जिसको बोलते हैं उत्तर मध्य रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। और कोलकाता जो है, ये आपका पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है, मतलब ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। भारतीय रेल की स्थापना डलहौजी के टाइम पीरियड पे 1853 में करी गई थी। वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में समस्या फेस कर रहे हैं, आप मेरी इस किताब को आज ही अमेज़न से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस किताब में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक टेबुलर फॉर्मेट में मैंने कवर किए हुए हैं, टेबल के फॉर्म में, जिसे आप एक बार में पढ़ते ही याद कर लेंगे बड़ी आसानी से। एग्जाम कोई भी हो, हर एक एग्जाम को ये किताब कवर करती है। इतना ही नहीं, साथ में 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आज ही आप इसे मंगाकर स्टैटिक जीके की सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और आज ईद का पर्व है। आप सभी को ईद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना है। भारत की संस्कृति यही है, मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ हमें एक साथ पर्व मनाने हैं और इसी तरीके से भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहना है। शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सी एयरलाइन है जिसने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है? और ये बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है, उसको हब का स्टेटस देंगे, मतलब हब का दर्जा देंगे। तो ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया पिछले साल से ही टाटा के अंडर में आ गई है। टाटा ने इसको भारत सरकार से खरीद लिया है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, इसको हब कैसे बनाया जाएगा। एयर इंडिया के द्वारा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसमें एक अलग से प्रेमाइसेस बनाया जाएगा, मतलब एक अलग से एक डोमेस्टिक लॉज बनाया जाएगा, जिसमें पूरे भारत भर के जो एयरक्राफ्ट होंगे, उन सभी को यहाँ पर ओवरहॉलिंग के लिए लाया जाएगा। और इनका मेंटेनेंस वगैरह ये सब यहीं पर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में कोई एयरक्राफ्ट खराब हो गया, तो उसको रिकमेंड किया जाएगा कि वो बेंगलुरु एयरपोर्ट में जाए, वहां पर उसे ठीक किया जाएगा। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए और भी बेहतर फैसिलिटीज यहाँ पर लॉन्च करी जाएंगी। तो ये है इसका मेन मकसद, जिसके लिए एयर इंडिया ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसी को कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो विस्तारा एयरलाइन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये टाटा की एयरलाइन है, लेकिन इसमें टाटा के शेयर पूरे नहीं है। विस्तारा दरअसल सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप दोनों का वेंचर है। विस्तारा के अंदर 51% स्टेक टाटा के हैं और 49% स्टेक सिंगापुर एयरलाइन के हैं। लेकिन बहुत ही जल्द जो टाटा है, वो विस्तारा को पूरे तरीके से एयर इंडिया की सब्सिडरी बनाने वाला है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि टाटा ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सिंगापुर एयरलाइन है, उससे 49% जो स्टेक्स हैं वो पूरे खरीद लिए जाए और विस्तारा को पूरे तरीके से टाटा का प्रोडक्ट बना दिया जाए। ये कौन सी कंपनी है जिसने मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करी है स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद से? तो ये भी कंपनी टाटा है। टाटा ग्रुप के द्वारा मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट बनाई गई है और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट बनाई हो और उसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया हो। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। देखिए, ये जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है, इसको टाटा ने बनाया भारत में, लेकिन इसको स्पेस एक्स के रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, जिसको फाल्कन रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और स्पेस एक्स तो आपको पता ही है, अमेरिका में है। ये जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब ये पूरी पृथ्वी पर नजर रखने का काम करेगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसका यूज करेंगी दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने के लिए पृथ्वी में। और भी जगह जगह पर, जैसे कि हमारे हायर एल्टीट्यूड है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला रीजन हो गया, ये सारे रीजन्स में नजर रखने में आसानी होगी इस सैटेलाइट से।
और स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसके फाउंडर है एलोन मस्क। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ये जो सैटेलाइट टाटा ने बनाई है, मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट, इसकी खास बात यह है कि इसका वजन 50 किलो से कम है और ये लो अर्थ ऑर्बिट पर सेट करी गई है। और ये रियल टाइम इमेजेस देगी, मतलब करंट टाइम की बिल्कुल सटीक इमेज देगी। हाल ही में ये पहले ऐसे व्यक्ति कौन बन गए हैं जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पूरी लेंथ अपने पैरों पर चल के कवर करी हुई है। तो इनका नाम है रस कुक, और रस कुक एक ब्रिटिश पर्सन है। और ये एक बहुत ही अनुभवी मैराथन रनर भी है। और इससे पहले अगर बात करी जाए तो कई सारे कंट्रीज में मैराथन भी परफॉर्म कर चुके हैं। और ये जो इन्होंने अफ्रीका रीजन की जो लेंथ कवर करी है पैदल चल के, यहाँ पर इन्होंने 16,000 किलोमीटर कवर किए हुए हैं पैदल चल के। और इसके लिए 352 दिन का समय इनको लगा है। अफ्रीका में 16 देशों से होकर ये गुजरे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये कौन से देश की आर्मी है जो कि बहुत ही जल्द माउंट एवरेस्ट को साफ करने के लिए एक कैंपेन चलाएगी? माउंट एवरेस्ट में हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पर बहुत सारा कचरा भी फैला कर आते हैं लोग। वहां की पहाड़ियों में केवल माउंट एवरेस्ट की बात नहीं हो रही है, उसके आसपास माउंट लोत्से हो गया, ठीक है, माउंट नुत्से हो गया, उन सभी पर जाके लोग कचरा बहुत फैला के आते हैं। तो ये है नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। इससे पहले भी नेपाल आर्मी टाइम टू टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लीन करने के लिए, वहां का कचरा इकट्ठा करने के लिए इस तरीके के कैंपेन चलाती रहती है। और नेपाल आर्मी जो है, इसके 12 सोल्जर्स इस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे और अगले 4 दिन में, मतलब 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत करेंगे। और ये जो 12 जो सोल्जर्स होंगे, इनकी मदद करने के लिए 18 मेंबर्स की शेरपा टीम होंगी। शेरपा का मतलब ये है जो कि माउंटेनर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल माउंटेनर्स हैं, जो कि लगातार पहाड़ चढ़ते रहते हैं। तो वो इनको मदद करेंगे यहाँ पर। तो 18 लोगों की ये टीम और 12 लोगों की नेपाल आर्मी की टीम। नेपाल आर्मी की स्थापना सन 1560 में करी गई थी। और इनको एक निक नेम भी दिया गया है। इनका निक नेम है द गुरखास। द गुरखा नाम से इन्हें जाना जाता है। और गोरखा रेजिमेंट बेसिकली, वैसे तो इंडियन आर्मी का भी एक हिस्सा है, हमारी भी एक बटालियन है गोरखा रेजिमेंट। बट बेसिकली जो गोरखास हैं वो नेपाल से आते हैं, क्योंकि एक टाइम पर नेपाल भारत ही हुआ करता था। ये कौन सा संस्थान है जिन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने का फैसला लिया है और ये दिल्ली की जितनी भी प्रमुख मार्केट हैं वहां पर फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे? तो ये है फसाई, जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, फसाई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे भारत भर में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो कि खाने वाले आइटम्स हैं, उनको मॉनिटर एंड कंट्रोल करती है, उनके लिए मानक बनाने का काम करती है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह पाई गई हैं जहां पर बहुत ही कचरे वाला खाना लोगों को खिलाया जा रहा है, बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से खिलाया जा रहा है। इवन आज की डेट में जो रेहड़ियां लगती हैं या फिर जो रोड के किनारे जो स्टॉल लगाकर बेचते हैं, उनसे बुरी स्थिति तो रेस्टोरेंट्स की हो रखी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फसाई के द्वारा यह अवेयरनेस कैंपेन दिल्ली की मार्केट्स में चलाया जाएगा। फसाई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और इसके सीईओ हैं कमला वी राव। कौन है कमला वी राव? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कौन से दिन मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका कारण यह है कि होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। और ये एक जर्मन हुआ करते थे, मतलब जर्मनी से बिलोंग करते थे। और इनका जन्म सन 1755 में 10 अप्रैल के दिन हुआ था। इसी वजह से 10 अप्रैल को ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो होम्योपैथी वर्ड है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और यहाँ पर होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। और पैथी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सफरिंग फ्रॉम डिसीज, किसी पर्टिकुलर बीमारी से कोई ग्रसित हो। ओके। और भारत सरकार भी आयुष मंत्रालय की स्थापना कर चुकी है, आपको पता ही है। आयुष का जो पर्टिकुलर फुल फॉर्म है वो ये है: ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना ही इसीलिए करी है कि हम लगातार होम्यो, सिद्ध और आयुर्वेदा, इन सभी को लगातार हम प्रमोट करें, हमारे देश में ज्यादातर इनसे जुड़ी हुई मेडिसिन का प्रचलन रहे।
क्योंकि होम्योपैथी की खास बात यह है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और इस बार की थीम रही होम्यो पेरेवर, वन हेल्थ वन फैमिली। हाल ही में आईसीसी की तरफ से मार्च के महीने के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको डिक्लेयर किया गया है? तो आईसीसी ने मार्च के महीने के लिए मैया बाउचर को डिक्लेयर किया है विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। मैया बाउचर जो है ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड टीम से। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए मार्च के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन डिक्लेयर किए गए हैं, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं कामिंदु मेंडिस। क्या नाम है? कामिंदु मेंडिस। बाकी पूरी मैंने लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दी है, एक बार आप देख लीजिएगा पिछले 6 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फरवरी के महीने में, पिछले महीने, ये तो बात हो गई मार्च की, फरवरी के महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे? तो ये हैं यशस्वी जायसवाल। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है इनका? ग्रेग ब्रैकली। इसरो के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। और इसमें पूरे भारत भर में जो भी स्टूडेंट इसके लिए एनरोल करेंगे उनको इसरो की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसका आयोजन भारत में कौन से इंस्टीट्यूट से किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुज कोस्ट से किया जाएगा। यहाँ पर गुज कोस्ट का मतलब है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट होंगे लेकिन उनको एज अ सब सेंटर रखा जाएगा। और मेन जो सेंटर होगा वो गुज कोस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोडल सेंटर इसी को बनाएगी इसरो। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर स्टार्ट प्रोग्राम है इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसकी। 19 अप्रैल के बाद आप इसके लिए रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 24 अप्रैल से होगी और ये चलेगा प्रोग्राम 10 मई तक। तो इसरो के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि सोलर एनर्जी, जैसे कि अगर आप आज सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें इसरो बताएगी और साथ में उसे ट्रबल शूट करने के लिए ट्रेनिंग भी देगी। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। इसरो पहली बार ये प्रोग्राम नहीं चला रही है। हर साल इसरो के द्वारा गर्मी के महीनों में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो के चीफ हैं इस टाइम पे डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या आपको पता है इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च करी थी और इसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये कौन है जिनको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नए चेयरपर्सन और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो सुशील शर्मा अब से अपॉइंट किए गए हैं एसजेवीएन के नए चेयरपर्सन। और एसजेवीएन जो है इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है शिमला। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। तो आपको नाम ध्यान है? चलिए मैं बताता हूँ। राजीव सिंघल। क्या नाम है? राजीव सिंघल। मैं आपसे पिछले क्वेश्चंस इसलिए पूछता रहता हूँ कि आप लगातार इसी तरीके से रिमाइंड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि डेली पढ़ते जाना है और पीछे का भूलते जाना है, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। कोशिश किया करें कि मैं आपको उसमें से 6 से 7 आप याद रखने की कोशिश करें। और अच्छा बताइए, अभी कल के वीडियो में बताया था विप्रो के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये है श्रीनिवास पालिया। क्या नाम है? श्रीनिवास पालिया। हुरून के द्वारा 2024 की रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में साल 2023 में कितने यूनिकॉर्न्स थे। तो यह रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। यूनिकॉर्न कंपनीज उन कंपनीज को बोला जाता है जिनकी मार्केट वैल्यू करंट टाइम पे $1 बिलियन हो। कितनी? $1 बिलियन। लेकिन एक खास बात है, ये जो कंपनी है इसके शेयर्स मार्केट में नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का शेयर मार्केट में ये कंपनी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी ये यूनिकॉर्न कहलाएगी। अगर ये शेयर मार्केट में आ गई तब तो एस्टैब्लिश कंपनी कहलाएगी ना, फिर तो ये स्टार्टअप नहीं रही। तो ऐसी कंपनीज जो कि शेयर मार्केट में नहीं लिस्टेड है और जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन की है उन्हें यूनिकॉर्न बोला जाता है। पूरे दुनिया में कौन सा ये देश है जहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है? तो नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका में 2023 में 703 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। नंबर 2 पर रही चाइना। चाइना में 340 यूनिकॉर्न कंपनीज रही। ये रिपोर्ट पूरे दुनिया भर के
53 देशों के ऊपर बनाई गई है और 53 कंट्रीज में 1453 यूनिकॉर्न कंपनीज पाई गई हैं 2023 में। हाल ही में एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी गई थी दुनिया की, जिसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान था। मतलब भारत तीसरे नंबर पे दुनिया पे सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी के मामले में पॉल्यूटेड कंट्री है, जिसकी एयर क्वालिटी खराब है, मतलब प्रदूषण ज्यादा है। और नंबर 1 पे इसमें कौन रहा था? बांग्लादेश की स्थिति सबसे खराब थी। हाल ही में ये कौन है जिन्होंने गोल्फ में वलेरो टेक्सास ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी गोल्फर खिलाड़ी हैं। इनका नाम है अक्षय भाटिया। तो इन्होंने वलेरो टेक्सास ओपन जीत लिया है। और एक और यहाँ पर इतिहास रच दिया है इन्होंने। साल 2006 के बाद ये पहले ऐसे गोल्फर हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं और इन्होंने वलेरो टेक्सास ओपन टाइटल अपने नाम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको विदेश मंत्रालय भी कहा जाता है, इन्होंने ये कौन सी नदी है जिसके ऊपर सितवे पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, या आप बोल सकते हो मंजूरी दे दी है। तो ये जो सितवे पोर्ट है, यहाँ पर आप मैप में देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना सितवे पोर्ट। तो ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो इस नदी को बोलते हैं कलादान नदी। क्या बोलते हैं? कलादान नदी। और ये कहाँ पर है? ये है म्यांमार में। अब देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि म्यांमार में पोर्ट है और इसको भारतीय कंपनी ऑपरेट करेगी? ऐसा इस वजह से कि भारत ने सितवे पोर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एक भारत के बाहर पोर्ट है जिसको भारत ऑपरेट करता है, और यह है ईरान का चाबाहार इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है, वहां पर भी भारत ने इन्वेस्ट किया है। हालांकि उसको चाइना भी ऑपरेट करता है, क्योंकि चाइना ने भारत से ज्यादा इन्वेस्ट किया है चाबाहार पोर्ट में। लेकिन जो सितवे पोर्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भारत का ही है। तो अब इसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और यही इसको ऑपरेट करेंगे। सितवे पोर्ट जो है, ये पानी के रास्ते से डायरेक्टली कनेक्ट करता है कोलकाता पोर्ट को हमारे। और करीब आप देख सकते हो 540 किलोमीटर का रूट है। इतना ही नहीं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, वहां तक भी ये बाई रोड कनेक्ट करता है इस रास्ते से। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दास्ते मार्गो, जिसको मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये कौन से देश में स्थित है? सऊदी अरेबिया, इराक, अफगानिस्तान या मंगोलिया? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नवरात्रि का ऑफर लगातार चल रहा है। नवरात्रि 50 कोड लगाकर आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बार बम्पर वैकेंसी है, आपको पता ही है। सीएचएसएल की भी वैकेंसी आ गई है, 3100 से ज्यादा वैकेंसी है। सीजीएल भी लगा हुआ है, एमटीएस भी है। बस आपके जून आने की देरी है। लगातार आपके एग्जाम लगे हुए हैं इस पूरे कैलेंडर ईयर में। आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए, लेकिन उसके लिए सही कंटेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। मेरा फाउंडेशन बैच आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ है, जो कि आपके एसएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम तक, या राज्य का कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए अप्रोप्रिएट है। साथ में इस बैच की खास बात यह है कि वन लाइनर क्रैश कोर्स भी इसमें है, और मैंने पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। तो इस तरीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मौका है, आपके पास समय भी है तैयारी करने का। जाया ना करें समय को, इस बार सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करें। सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जीएसजीके और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हैं। इस बैच को भी आप अवेल कर सकते हैं। बैच कोई भी हो, हर एक में 50% फ्लैट डिस्काउंट है इस टाइम पर। नवरात्र के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।